नमस्कार, अनादि टीवी की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश विधानसभा के 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव का प्रचार थमने के बाद अब निर्वाचन आयोग की नज़र 3 नवंबर को शांतिपूर्ण मतदान कराने पर है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने विशेष तैयारियां की हैं। आयोग ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए कुल 9,361 पोलिंग बूथ बनाए हैं। साथ ही उपचुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कराने के लिए सुरक्षा के भी खासे इंतजाम किए हैं। इसके लिए केंद्रीय पुलिस बल की 84 कंपनियां, एसएएफ के 2500 जवान, 10,000 एमपी पुलिस के जवान और 10,000 पुलिस के अधिकारी, 7,000 होमगार्ड, 250 उड़न दस्ते की टीम और 173 एसएसटी टीम तैनात कराई हैं। इतना ही नहीं, ग्वालियर चंबल में संवेदनशीलता को देखते हुए कुल व्यवस्थाओं की 60% फोर्स को तैनात किया गया है। प्रदेश के उपचुनाव में 12 मंत्रियों सहित कुल 355 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। 2 दर्जन से अधिक सीटों पर हो रहे इस उपचुनाव में अधिकांश सीटों पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा है, लेकिन कुछ सीटों पर मायावती के नेतृत्व वाली बसपा और कुछ अन्य छोटे राजनीतिक दलों के साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। यही उपचुनाव तय करेंगे कि 10 नवंबर को इनके परिणाम आने के बाद कौन सी पार्टी प्रदेश में सत्ता में रहेगी। इन चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस दोनों की साख दांव पर लगी है। उपचुनाव वाली 28 सीटों में से 25 सीटें कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने के बाद खाली हुई हैं, जबकि 2 सीटें कांग्रेस के विधायकों के निधन से और 1 सीट बीजेपी विधायक के निधन से रिक्त हुई है। मध्य प्रदेश विधानसभा की कुल 230 सीटों में से वर्तमान में बीजेपी 107 विधायक हैं, कांग्रेस के 87, 4 निर्दलीय, 2 बसपा और 1 सपा विधायक हैं। बाकी 29 सीटें रिक्त हैं, जिनमें से दमोह विधानसभा को छोड़कर 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इन उपचुनाव के बाद सदन में विधायकों की संख्या वर्तमान 201 से बढ़कर 229 हो जाएगी। इसलिए बीजेपी को बहुमत के 115 के जादुई आंकड़ों को पहुंचने के लिए मात्र 8 सीटें जीतने की जरूरत होगी, जबकि कांग्रेस को पूरी 28 सीटें जीतना होंगी, जो उसके लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। तो इस पूरे चुनाव और इस पूरी प्रक्रिया पर जो लोग मैदान में हैं, उनके सियासी भविष्य को लेकर, पॉलिटिकल पार्टियों के सियासी गणित को लेकर, जिन जिन की प्रतिष्ठा दांव पर, उन सब को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी। प्रभु जी, फैसले की घड़ी आ गई है लगभग। अब चूँकि पॉलिटिकल पार्टियों को जो कुछ करना था वो लगभग कल शाम तक कर चुके हैं, या अब अग से कुछ घंटे में और भी करेंगे, वो डोर टू डोर कैंपेन या रणनीति। अब गेंद मतदाताओं के पाले में है, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन से मुद्दे होंगे जब वोटर कल वोटिंग लिस्ट के लिए लाइन में लगेगा, बटन दबाएगा, तब उसके जहन में क्या कुछ होगा? क्या जो बीजेपी ने वादे किए हैं या जो कांग्रेस ने वादे किए हैं, 15 साल का कार्यकाल, 15 महीने का कार्यकाल या 7 महीने के बीजेपी का कार्यकाल, ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जो इस चुनाव में उठे भी हैं, कुछ उछले भी हैं। कई सारे ऐसे शब्द भी हैं जिनका जिक्र करना शायद बेमानी होगा, क्योंकि इस पर हम कई बार जिक्र कर चुके हैं। तो वोटर की मनोस्थिति कल क्या होगी? देखिए मनोज जी, जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि कांग्रेस के 15 महीने का जो शासनकाल था, उसने एक तरीके से कांग्रेस के उस बंद लिफाफे को खोल दिया है, जो पिछले 15 साल से जनता ये उम्मीद करके बैठी थी कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है, तो यदि कांग्रेस को वो चुनते हैं तो कांग्रेस तो 700 से ज़्यादा वचन पूरे कर दिए। लेकिन इस पूरे बीच में जनता को वास्तव में क्या मिला, यदि उसका आकलन किया होगा उस क्षेत्र के लोगों ने, तो वो फिर सही निर्णय पर पहुंचेंगे कि 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने उनके साथ क्या क्या किया, उनकी क्या ज़रूरतें थी, क्या वाकई पूरा की उस ज़रूरत को, क्या वो जन अपेक्षाओं पर खरी उतरी थी, और यदि नहीं उतरी थी तो 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार है वो क्या उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप चली है, या जनता को ये भी लग सकता है कि भाई 15 महीने का बहुत कम समय मिला कांग्रेस को। और कमलनाथ तो जो बताते हैं वो तो 11.5 महीने का वो आंकड़ा दे रहा है। तो यदि उसको ऐसा लगता है कि वाकई में सरकार उस ट्रैक पर जा रही थी जो वाकई जनहित की सरकार का ट्रैक होता है, तो जनता कांग्रेस का वो सांप चुन सकती है।
यदि जनता ये देखेगी कि कर्ज माफ़ी जैसे मुद्दे, रोजगार जैसे मुद्दों पर यदि कांग्रेस की सरकार फेल हुई है, तो फिर जनता को वो 15 साल वाली भारतीय जनता पार्टी पर ज़्यादा भरोसा दिखाई देगा, जिसने इस कोरोना के संक्रमण के 7 महीने के कार्यकाल में भी प्रदेश को एक तरीके से पटरी पर लाने की कोशिश की, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा करते हैं कि प्रदेश की माली हालत खराब होने के बावजूद उन्होंने प्रदेश को ऐसे मुकाम पर लेकर आए हैं कि अभी प्रदेश विकास की पहिया प्रदेश में घूमने लगा है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरे चुनाव में आप ये देखिए कि हम आज उस दिन बात कर रहे हैं जब कुछ घंटों बाद कहें कि चुनाव होना है, निश्चित तौर पर। लेकिन इस पूरे चुनाव प्रचार में चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, वो कोर इशू जनता से जुड़े हुए मुद्दों से जनता को भटकाती रही है। तमाम बड़ी चीज, अनर्गल अपशब्द जैसी बातें जो है, पता नहीं शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली से लेके क्या क्या नहीं इस चुनाव में हो गया। फिल्मी कलाकार आ गए, कौवे भी आ गए, सब कुछ आ गया। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि भाई हमने आपको जो है 15 साल में आपके यहाँ पानी की लाइन नहीं डाल पाए तो अब हम डाल देंगे। किसी ने ये नहीं कहा कि 15 साल में उनने नहीं किया था, 15 महीने में हमने कम से कम नाली तो खोद दी पाइपलाइन डालने के लिए। तो वैसी कोई जनता से जुड़े हुए बातें इस चुनाव में नेताओं ने नहीं की है। वो बोलते ज़रूर थे, आसपास रहने की कोशिश करते थे कि ऐसा लगे कि उनको कि वो काम करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हकीकत यदि देखी जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस गौशाला का मुद्दा उठाती है कि प्रदेश में वीआईपी गौशाला, अब ये बताइए मनोज जी, गाय को हमेशा जो है लोग घर के बाहर एक बाड़ा बना के उसमें रखते थे। बिल्कुल। जंगल में है तो खुले में रहती है, यदि वो चारागाह में है गाय, उस गाय के लिए आप जो है 5 स्टार गौशाला बनाने का दावा आप कर रहे हैं कि 1000 गौशाला बनाएंगे, और एक भी ऐसी गौशाला आप नहीं दे पाए 15 महीने में। और इसके उलट यदि हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के किनारे आपको हर 20 किलोमीटर पे एक गौशाला मिलेगी, जहाँ पर भरपूर चारा रखा हुआ दिखता है, टंकियां बनी हुई हैं जिसमें पानी भरा हुआ है, 100-200 गाय वहाँ पे आपको दिखेगी। हमारे वही स्थिति, थोड़ा सा अंतर है बस कि हमारे 1 किलोमीटर में आपको 20 गाय सड़क पर दिखती हैं। और वो बरसात के मौसम में यदि हम जाएं तो सड़क पर सबसे ज्यादा यदि किसी की हत्या होती दिखती है जो एक्सीडेंट में, तो सबसे ज्यादा गाय गौवंश की हत्या होती है जिसकी की पूजा की जाती है। तो इस तरीके के यदि वादे इरादे हैं राजनीतिक दलों के, चाहे कांग्रेस हो या चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तो जनता अपना फायदा देखकर अब यहाँ पर मतदान की तरफ जाएगी। और एक चीज़ जो और इसमें सबसे बड़ी बात है जो आज हो रही है या रात तक होगी, जिस तरीके से कल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी का रुपयों से भरी हुई गाड़ी छोड़ दी पुलिस ने, उनका प्रत्याशी रुपए बंटवारा था, भिंड का मामला है। तो आज रात तक प्रत्याशियों की तरफ से लोगों को बरगलाने के लिए पैसे दिए जाएंगे, साड़ी कंबल ऐसी चीज़ें बांटने का एक पुराना परंपरा रही है, शराब बांटी जाएगी। मतदाताओं को ये देखना चाहिए कि जो मिल रहा है वो रख लें, लेकिन शराब पीकर मतदान करने न जाएं, शराब को रख लें। कल मतदान के बाद शराब पिएं, अच्छे मन से, सच्चे मन से ऐसे व्यक्ति को चुनें जो उनके लिए आगे के 3 साल काम आ सके। लेकिन ये नसीहत कमलनाथ भी देते थे अपने विधायकों को कि जो पैसे मिल रहे हैं बीजेपी से लेके रख ले, लेकिन कांग्रेस ना छोड़े। बिल्कुल उसी नसीहत को मैं आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूँ कि पैसे के साथ जो भी सामान मिल रहा है वो मतदाता रख लें, क्योंकि ये दोबारा नहीं आने वाले 3 साल में आपके पास, लेकिन उसको रख लें। लेकिन वोट करने जाएं तो सोच विचार कर वोट करें कि जो आपके लिए, आज तो पैर पड़ रहे हैं उनके, लेकिन वोट डालने के बाद कोई उनके सामने नहीं आने वाला, तो कम से कम उनने जो जनता की ज़रूरतें हैं, जो बताई हैं ज़रूरतें जनता ने, उसको पूरी करने की दिशा में जो कदम उठाए, ऐसे योग्य उम्मीदवार को वो चुनाव करें। बिल्कुल बड़ी बात आपने कही कि जनता होश हवास में वोट के ब्रजेश थी, लेकिन जनता तो सोच समझ के वोट भी किया। हमने इस चुनाव में हम देखें अगर 2018 में, लेकिन जिनको उन्होंने चुना वो उनको चूना लगा के चले गए। अब ठीक है कि वो ये कह रहे हैं कि उन्हीं के लिए गए, विकास नहीं करवा पा रहे थे इसलिए वो छोड़ के चले गए हैं, या सरकार धोखे भ्रष्टाचार की सरकार थी। ऐसे तमाम सारे उनके पास तर्क हैं, विपक्षी दलों के पास कुछ तर्क हैं, सबके पास अपनी अपनी वजह है। लेकिन क्या गारंटी है कि मतदाता जो सोच समझ के कल वोट डालने के बाद उसको फिर कुछ ऐसा ना लगे कि या तो उसके जनप्रतिनिधि वो ऐसा चुन ले कि जिसकी इतनी साख हो, या जिसके जो वो काम करवाना चाहे या जिससे वो उम्मीद रखते हैं वो सारे काम वो करवा दे, या अगर वो काम नहीं करवा पा रहा तो वो जनता के बीच जाए और जनता से फिर पूछे कि अगर ये काम मैं आपके लिए नहीं करवा पा रहा हूँ तो आप बताइए मेरे पास क्या विकल्प है। तो अगर ये दूसरा विकल्प अगर जनप्रतिनिधि चुने तो एक ज़्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है इस लोकतंत्र के लिए भी, इस देश के लिए भी, जनता के लिए भी। तो मनोज जी, यदि अपन जनप्रतिनिधियों से ये सवाल करेंगे तो उनका सीधा जवाब यही होगा कि हम जनता के बीच में ही तो गए हैं, हमारे 15 माह में हमारे काम नहीं हुए, इस कारण हम चले गए, और यही विकल्प है उनके पास यदि जाने का। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि अब जैसे पटेरिया जी ने बताया है कि ये जो 24 घंटे बचे हैं
उस 24 घंटे में मतदाता को प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आप देखिए मनोज जी कि मतदाता बहुत समझदार हो गया, पहले का दौर नहीं बचा है। अब वो बाकायदा सोच समझकर सरकारें चुनता है। और हमने देखा है दिल्ली से लेके प्रदेशों की तक सरकारों में पहले खिचड़ी सरकार रहती थी कि इसने टांग खींच रहा है, वो टांग खींच रहा है। जैसे कि मध्य प्रदेश में रही है, उन्होंने बॉर्डर पे बनाई थी। तो अब मतदाता जरूर ये विचार करेगा कि एक कोई भी किसी भी दल को वो चुने, ऐसा दल चुने जो स्थायी अगले 3 साल तक सरकार चलाए, जिससे काम हो सके। इस तरह से यदि बॉर्डर पे चुन के वो जो गलती हो गई है या मतदाता जो थोड़ा बहुत भ्रमित हो गया, थोड़ा बहुत लालच में चला गया होगा, तो मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव में वो उसने जरूर इतने 7 माह में विचार किया होगा। बिल्कुल। और उसके पास पूरा पर्याप्त समय भी था। कोरोना में जिस तरह से चल रहा है सरकार का, उसके पास पूरी मतदाताओं ने विचार किया होगा। जरूर उन्हें देख रहे होंगे, मुद्दे भी देख रहे हैं कि किसने क्या किया। उन्होंने 15 माह का कार्यकाल भी देखा है कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया, क्या वादे किए थे और कितना काम हुआ। चाहे बेरोजगारी भत्ते से लेकर हो, चाहे कर्ज माफ़ी से लो, जो प्रमुख वादे थे, जो 10 दिन में जो कर्ज माफ़ी बड़ा फैक्टर था मनोज जी, जिसमें राहुल गांधी कह गए थे, तो वो विश्वास करके मतदाता चला गया था। उस दौरान भी हमने ग्रामीण क्षेत्रों में और विधानसभा क्षेत्रों में दौरे किए, तो किसान थोड़ा सा उस दिशा में गया था। लेकिन अब जब उसके पास ब्याज चढ़ गए, हमने अपने रियलिटी शो में भी दिखाया, डिफाल्टर हो गया, तो ये आक्रोश हमको भी इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। तो किसान सर्वाधिक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, क्योंकि जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, वो ग्रामीण मतदाता किसान बहुत संख्या में हैं। और हम यदि पिछले चुनाव का भी आंकड़ा देखें मनोज जी, तो 0.1% का अंतर था भाजपा और कांग्रेस की तुलना में। इतने परसेंट ज़्यादा वोट मिले थे और उसके कारण हुई थी। बसपा भी पिछले चुनाव में मैदान में थी और इस बार भी मैदान में। उन क्षेत्रों में बसपा ने कितना योगदान रहा, ये अलग बात है। यदि कांग्रेस का वोट काटती बसपा, तो वहाँ तो कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे ना पिछली बार, तो बसपा कितना खेल बिगाड़ पाएगी, निर्दलीय जो मैदान में है वो कितना बिगाड़ पाएंगे ये, और मतदाता ने क्या सोचा होगा इस बार मन से कि वो किस तरफ जाएगा। जिस तरह से दिख रहा है हमें अभी कांग्रेस की राह बड़ी मुश्किल दिख रही है, क्योंकि उसको 28 सीटें जीतना है। बिल्कुल। पूरी सीटें जीतना कहीं से भी संभव नहीं होता कि कोई भी मैदान में हो कि 100% आप रिजल्ट दे सकते हो, ऐसी संभावना कभी नहीं रही है। तो इसमें उसकी मुश्किलें हैं। देखते हैं पब्लिक क्या निर्णय लेती है। जरूर मतदाता ने सोचा होगा, सोच विचार कर ही फैसला लेगी। प्रभु जी, एक जो चीज़ ब्रजेश जी ने कही है बसपा वाली, तो पिछले 2-3 दिनों से जो कुछ घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में चल रहा है, आज ही सुबह मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर कहा है कि एमएलसी के चुनाव में वो बीजेपी का साथ देंगे। राज्यसभा में भी जो कुछ घटनाक्रम सपा के साथ हुआ है, तो क्या ये मान लें कि चुनाव के कुछ घंटे पहले उनकी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ये बताती है कि कहीं कुछ एक संदेश देने की कोशिश तो नहीं है मायावती की अपने उम्मीदवारों को या अपने वोटरों को, कि अगर उनको ऐसा लगे कि जहां उनका प्रत्याशी कमज़ोर है तो वो वोट शिफ्टिंग बीजेपी की ओर हो जाए। और अकेली देश में पॉलिटिकल पार्टी में अकेली बसपा ही ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने लगभग पूरे ही वोटरों को शिफ्ट करा सकती है, चाहे वो जिसके ही पक्ष में। बिल्कुल मनोज जी, बसपा की बहुत बड़ी ताकत है। और बहुजन समाज पार्टी अपने जो नेता है मायावती, उसकी बात उनके कार्यकर्ता बहुत अच्छे से मानते हैं। चाहे राजस्थान का मामला देख लीजिए, राजस्थान में जिस तरीके से बसपा के विधायकों को कांग्रेस में लेने का मामला चला था, वहाँ पर भी मायावती ने अपोज किया था। और यहाँ पर यदि हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के चुनाव के बीच में यदि उत्तर प्रदेश के जरिए वो संदेश दे रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर ये संदेश उनका यही है कि ये जहाँ पर बसपा कमज़ोर है तो उनके वोटर शिफ्ट हो जाए, और उनके कार्यकर्ता शायद इस काम में लग भी जाएंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश की राजनीति दिख रही है, उसको दूरगामी खेल खेलना है राजनीति का। बिल्कुल। और देश में अभी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे केंद्र में है या राज्यों में है, तो बहुजन समाज पार्टी अपने वोट बैंक को बचाकर अपने भविष्य की राजनीति को सुधारना चाहती है, क्योंकि डूबते जहाज के साथ कोई नहीं जाना चाहता। निश्चित तौर पर तो ये जो है उनका एक गेम प्लान हो सकता है, जिसके तहत उन्होंने ये निर्देश दिए हैं। और आप ये भी देखिए मनोज जी कि यही बहुजन समाज पार्टी है 2018 के चुनाव में कमलनाथ ने दावा किया था चुनाव के पहले उनके साथ उन्होंने टाई अप कर लिया है। बिल्कुल। बसपा ने जहाँ चुनाव लड़ा था वहाँ तो बसपा थी, लेकिन जहाँ बसपा ने चुनाव नहीं लड़ा वहाँ बसपा के वोट कांग्रेस की तरफ गए, और उसका फायदा कांग्रेस को मिला कि वो 15 साल जो कोशिश करती रही, लगातार 3 चुनाव, बिल्कुल, जहां नहीं पहुंच पाई वहां तक उसको बसपा की मदद से वो पहुंच गई। तो इस बार यदि वही बहुजन समाज पार्टी जो कभी उपचुनाव नहीं लड़ती है, मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर उपचुनाव के मैदान में उतर रही है, तो स्वाभाविक तौर पर एक ऐसा कोई टाई अप उसने हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के साथ भी चुनाव की पहले ही कर लिया हो। बिल्कुल। और अब जब बसपा चुनाव मैदान में है तो मायावती का ये संदेश आना, और हम देख रहे हैं कि मुरैना जिले की, यदि हम कहें मुरैना सीट की बात करें, तो मुरैना में बसपा उम्मीदवार काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है।
बिल्कुल राजौरी है, पिछली बार भी 55,000 पिछले करीब बार वोट भी लिए थे। वो दूसरे नंबर पे रहे थे, तो वो जो एक सीट जो है बसपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। अम्बाह सीट की बात करें तो अम्बाह में भी बसपा काफ़ी मजबूत स्थिति में है। और यदि हम कहें मुरैना की 5 सीट की बात करें तो वहाँ बसपा का खासा प्रभाव है। बिल्कुल जो बसपा यदि वहाँ वोट शिफ्ट कराती है तो स्वाभाविक तौर पर भाजपा के पक्ष में कराती तो भाजपा गेन करेगी, क्योंकि वहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष जैसी स्थितियाँ निर्मित हो गई 5 सीटों पर, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो वो बहुजन समाज पार्टी प्लस बीजेपी यदि होता है वहाँ पर, एक भांडेर तो सीट भी है जिसपे भी जी, फूल सिंह तो बरैया वहाँ और पर जो मोहित है वोट। इनको फायदा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को। जिस तरीके से आप भांडेर की बात करें तो भांडेर में तो जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के फूल सिंह बरैया, जो पुराने बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बसपा से उनको हटा दिया गया था, फिर उन्होंने अपना दल बनाया, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में गए और अब वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बरैया के जो बयान जिस तरीके से आए हैं, आग लगाने वाले बयान, बिल्कुल अब भले ये दावा है कि वो पुराने हैं या लेकिन नए बयान हैं, तो उन्हीं ने दिए लेकिन बयान उनके हैं। और जिस तरीके से जातिवादी व्यवस्था फैलाने वाले वो बयान है, तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ पर वोटों का बहुत तेजी से ध्रुवीकरण होगा। और अकेले भांडेर में नहीं होगा, आसपास की सीटों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल गोहद और जो जातिगत समीकरणों वाली जो सीटें हैं, और वहाँ पर इसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। तो एक ये परिदृश्य जरूर सामने उभर कर आ रहा है। कल मतदाता कैसा निर्णय लेते हैं तो मतदाता पर निर्भर करेगा। 10 तारीख को ही खुलासा होगा कि आज हम आकलन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ये हम आकलन हवा ही हमारा आकलन था, ये तो 10 को पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियाँ भी दिखाई दे रही हैं तो स्वाभाविक तौर पर बसपा भारतीय जनता पार्टी की मददगार बन के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के बरैया जैसे नेता कांग्रेस के लिए ही गड्ढा खोदते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। तो इन तमाम परिस्थितियों में जिस तरीके से ब्रजेश जी भी अभी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की राह काफी आसान दिखाई दे रही है मनोज जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कह रहे हैं, आंकड़े कह रहे हैं, कागज कह रहा है बिल्कुल कि भारतीय जनता पार्टी को केवल 8 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यदि हम देखें वैसे तो उसको केवल 6 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। एक निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल को उनने पहले से कैबिनेट खनिज मंत्री निगम का का अध्यक्ष दर्जा बना रखा है। दूसरे निर्दलीय विधायक केदार सिंह डाबर उनके पक्ष में आकर बैठ गए हैं। तो यदि उनको बहुमत साबित करने की बात है तो उनको केवल 6 विधायकों की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर यदि हम कहें चुनाव में तो केवल यदि 115 का बहुमत या 116 सीटें आती हैं तो फिर वही स्थिति होगी जो 2018 के चुनाव में हुई थी। फिर सत्ता की उठापटक मच सकती है आगे। तो इसलिए जनता को ये देखना चाहिए और इस तरीके का मतदान हो, ईश्वर करे इतनी शक्ति दे जनता में, क्योंकि जिसको भी जिताए उसको इतना बहुमत दे कि कोई तोड़फोड़ ना हो सके। बिल्कुल। एक इसी से जुड़ा सवाल एक और है प्रभु जी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सियासी भविष्य दांव पर लगा। 28 में से 14 मंत्री हैं जिनमें से 2-6 महीने का कार्यकाल होने के कारण जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट। अब इन 14 या 12 में से जो मंत्री कुछ हार सकते हैं या हार गए अगर, तो उनके सामने सियासी भविष्य क्या होगा? क्योंकि उनके सामने 3 साल तो कुछ करेंगे नहीं। तो क्या उम्मीद की जाए कि जब निगम मंडलों में पोस्टिंग की बात होगी, तैनाती की, तो इन्हीं में से किसी की लॉटरी खुलेगी, या ये लोग बीजेपी के साथ चलेंगे, 3 साल इंतजार करने को तैयार रहेंगे कि 3 साल बाद जब बीजेपी दोबारा चुनाव के लिए जब सारे पॉलिटिकल पार्टियाँ 2023 में जाएगी तब उनको टिकट की उम्मीद रहेगी? देखिए मनोज जी, राजनीति में अंगूर खट्टे वाली स्थिति आने से पहले एक स्थिति आती है कि अंगूर है उसको खाना है। बिल्कुल। तो उसमें सब बैठे रहते। कमलनाथ जी के यदि हम कहें कि पहले 6 महीने या 1 साल का समय वो अंगूर हैं वाली स्थिति वाले थे कि कांग्रेस के समर्थन देने वाले विधायकों को लग रहा था कि सत्ता का अंगूर उनके सामने है, उनको बहुत जल्दी मिलने वाला है। वो इसी उम्मीद में इंतजार करते रहे। आखिर में ये हुआ कि वो अंगूर उनको मिला नहीं और अंगूर खट्टे वाली स्थिति आई तो 22 लोग कूदकर भग गए। सपा बसपा निर्दलीय जो थे वो भी छिटक गए, अंगूर की बेल उखाड़ कर ले गए। तो ये स्थिति निर्मित हो गई। भारतीय जनता पार्टी चूंकि वो सारा घटनाक्रम देखी हुई है, शिवराज सिंह चौहान तगड़ा अनुभव हो गया है उनको राजनीति का। वो तो यदि हम कहें कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की राजनीति के चाणक्य हैं तो आज की तारीख में उनको चाणक्य अतिशक्ति नहीं होगी। बिल्कुल। उनसे कोई मुकाबला ना तो पार्टी के अंदर कर पा रहा है ना पार्टी के बाहर कोई कर पा रहा है। बिल्कुल। तो उनके पास एक अच्छा अवसर है। देखिए, जो सरकार में रहेंगे वो तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा 100 से ज़्यादा ऐसी संस्थाएं, निगम मंडल, आयोग तरह तरह की, और कुछ तो शिवराज सरकार ने सिलाई कढ़ाई आयोग बोर्ड जैसी कई संस्थाओं का गठन भी किया था। माटी कला है और माटी कला बोर्ड, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे 100 से ज़्यादा विधायकों को तो वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। उनके लिए लाभ के पद का जो मामला है उससे भी वो दायरे से उनको पहले ही बाहर कर रखा है इनने। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब यदि हम कहें कि कुछ मंत्री चुनाव हारते हैं या जो आए हैं वो चुनाव हारते हैं, तो यदि वो हारते हैं तो भाजपा के लिए बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है कि इनका बहुमत तो मिल जाए, लेकिन जो एक
प्रेशर ग्रुप जो है 22 लोगों का, जो सिंधिया के साथ वाला, यदि वो कमज़ोर होता है तो शिवराज सिंह चौहान और मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि एक प्रेशर ग्रुप यदि वो रहता है सरकार में तो आगे दिक्कतें यहाँ पर खड़ी होने के चांसेस बन सकते हैं। ब्रजेश, इस चुनाव में एक दिलचस्प बात हो रही है कि मध्य प्रदेश की आबादी के लगभग 10% लोग इसमें वोटिंग करेंगे। 63,68,000 वोटिंग है, और जिसमें से 33 लाख पुरुष मतदाता और 29,77,000 महिला वोटर हैं। इस पर पूरा महिलाओं पर फोकस है। शिवराज सिंह चौहान की अगर 15 साल के कार्यकाल में हम देख लें कि लाडली लक्ष्मी योजना हो, कन्यादान योजना हो, या और भी इससे जुड़ी महिलाओं से जुड़ी योजनाओं की गर्भवती महिलाओं के लिए हो, कांग्रेस सरकार आई, उन्होंने कहा कन्यादान की राशि बढ़ा देंगे, ऐसे तमाम सारे उपक्रम किए, लेकिन हुआ नहीं। तो आपको लगता है कि इस चुनाव में ये महिला वोटर जो है वो सबसे ज़्यादा निर्णायक साबित होने वाली है? मनोज जी, पिछले चुनाव जो विधानसभा चुनाव हुए थे, महिला पुरुष मतदाताओं का जो प्रतिशत था उसमें 2% पुरुषों का अधिक था, बिल्कुल, और महिलाओं का कम था। और जिस तरह से ये उपचुनाव में महिलाओं को केंद्रित किया गया है भाजपा ने, और जिस तरह से आइटम जैसे शब्द आए जो महिलाओं की अस्मिता से जोड़ा गया और इसको भुनाने की कोशिश की गई, यदि एक आगरवाला मामला भी हो गया है जो, हाँ, आगरवाला एक मामला हुआ है, नकुलनाथ ने कहा है कि आपको दामाद चुनना है, तो उसमें भी महिलाओं ने शिकायत की है एसपी से, चुनाव आयोग के माध्यम से, कि इस पर कार्रवाई की जाए कि हमारे साथ ये हमारी अपमान है, मतलब कि हम दामाद थोड़ी नहीं चुन रहे हैं, हम तो अपना नेता चुन रहे हैं, जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं, तो उस पर आगे क्या कार्रवाई होगी ये पुलिस ने जांच में ले लिया। लेकिन महिलाओं पे केंद्रित किया है। यदि 2% भी यदि ये महिलाओं का मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ जाता है, पिछली बार बराबर भी आ जाता है, और जिस तरह से भाजपा की स्ट्रेटजी चली है, यदि उसके पक्ष में यदि 2% जाता है तो निश्चित तौर पर उसको फायदा होगा, क्योंकि अंतर मैंने जैसे पहले भी बताया है कि ज़्यादा अंतर नहीं था पिछले चुनाव में, 0.1% से ये जीते थे। कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिले थे और भाजपा को कम मिले थे, इस कारण बीजेपी को ज़्यादा वोट मिले थे, सीटें कांग्रेस को ज़्यादा कांग्रेस को मिली थी, तो ज़्यादा अंतर था नहीं। जितनी भी जगह पे हमने देखा, यदि आप ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो 16 सीटें हैं जहाँ पे चुनाव हो रहा है, वो महत्वपूर्ण भूमिका में हैं आज की तारीख में, जैसे पटेरिया जी ने भी बताया। यदि वहाँ कई जगह त्रिशंकु चुनाव हो रहे हैं और कई जगह निर्दलीय भारी पड़ रहे हैं, जैसे हम मुन्ना लाल गोयल की भी बात करें, यदि ग्वालियर की सीट की बात करें मनोज जी, तो दोनों एक दूसरे की तरफ से हैं, मतलब जो सामने थे आज भी वही सामने, आमने सामने, बस पार्टियां बदल गई हैं। सतीश सिकरवार और प्रद्युम्न सिंह तोमर का भी, सुनील शर्मा, सभी वही लोग हैं, और पार्टियां चेंज हो गई। वोट का अंतर है, जैसे बसपा वाला यदि वोट भाजपा की तरफ वो हो जाता है, जैसा कि पटेरिया जी ने बताया, तो उसका फायदा मिले, क्योंकि 18,000 किसी जगह 15,000 और किसी जगह 20,000 का अंतर है, और बसपा को वहाँ पे 5,000 7,000 और इस तरह के मतदान मिला है। यदि ये वोट बैंक जाता है और महिलाओं का प्रतिशत बढ़ जाता है इस चुनाव में, तो निश्चित तौर पर निर्णायक वो आएगा आपके पास से पूरा कि कितने लोग जीत सकेंगे, और मतलब बहुमत ज़्यादा आएगा आपका यदि भाजपा की तरफ ये जाता आइटम, और जिस तरह से उपयोग किए गए हैं, कांग्रेस ने इस तरह के शब्द उपयोग किए गए हैं, तो निश्चित तौर पर इस पर फायदा होगा। बिल्कुल। चलिए, अब समय चूँकि अब इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन एक अभी जो एक सुप्रीम कोर्ट ने भी जो डिसीजन दिया है कि कमलनाथ पर जो रोक लगाई गई थी, जो स्टार प्रचारक का दर्जा छीना था, उस पर भी हालांकि स्टे मिल गया है, लेकिन अब ऐसे दिन मिला है जबकि प्रचार थम भी गया, तो उसका कितना फ़ायदा होगा ये तो देखने वाली बात है। बहरहाल दोनों का बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर वोटरों के हाथ में सब चीज़ें हैं कि वो किसको चुनते हैं। जैसा कि प्रभु जी ने कहा कि जो कुछ मिले वो ले लें, लेकिन जब मतदान करने जाएं तब सोच समझ कर वोट डालें, और ऐसे आदमी को चुनें कि जो उनके कहे, जो उनकी बातों का ध्यान रखे, जो उनकी वादों का ध्यान रखे, जो उन्होंने वादे किए उस पर वो खरा उतरे, और ये नौबत ना आए कि बार बार उसके कारण आपको फिर उपचुनाव में जाना पड़े। तो आप देखते रहिए अनादि टीवी और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।